नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि नौकरी करते हुए अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, समझा, करना शुरू किया, करते गया, सीखते गया। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है, लाखों लोगों की टीम है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है एक महीने का। लगातार जो हम बातचीत करते हैं, हमारा इरादा यही होता है कि हमारे सभी साथी, जितने भी साथी लगातार इस मीटिंग में आ रहे हैं, वो सभी साथी बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचे। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वी आर बॉर्न टू विन के लगभग अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। कई महीनों से इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। इस पर हमने कल बात की थी, अखंडता के नियम। इसमें से अखंडता के नियम में पहला हमने अखंडता के साथ जिए पे चर्चा की थी। फिर हमने चर्चा की थी वह करें जो आपके आत्मा को प्रज्वलित करे। फिर हमने चर्चा की थी कि गुरु और रोल मॉडल को खोजें। फिर हमने चर्चा की थी कि हर दिन 1% बढ़ें। और फिर हमने चर्चा की या सफलता को गले लगाएं। फिर हमने चर्चा की महान बनने के लिए खुद को महानता से घेरें और जितना लेते हैं उससे ज्यादा दें, खराब सेब को हटा दें। इतनी चर्चा हमने कल की थी। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो है अंधेरे पर प्रकाश को चुने। अंधेरे पे प्रकाश को चुने। अगर अंधेरे और प्रकाश में से एक को चुनना पड़े तो इन दो में से एक को जब चुनना पड़े तो प्रकाश को चुने। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको अंधेरे और प्रकाश में से एक को चुनना पड़े तो किससे चुनिएगा? कोई जवाब दीजिए। प्रकाश को सर। प्रकाश को चुनेंगे। भारत के 130 करोड़ में से 120 करोड़ लोग, हालांकि मैं ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन 130 में से 120 करोड़ लोग अंधेरे को चुनते हैं। बस यकीन नहीं करते कि मैं अंधेरे को चुन रहा हूं। 120 करोड़ लोग अंधेरे को चुनते हैं पर यकीन नहीं करते। यहां जब मैंने आपसे पूछा आप कौन सा चुनेंगे, कौन सा चुनते हैं, तो आपने सबने प्रकाश को चुना। लेकिन मेरा वादा है आप अपनी जिंदगी का एनालिसिस कीजिएगा। कई बार अपने जिंदगी में आपने अंधेरे को चुना होगा। चुनते हैं हम। कई बार हम आसान रास्ता चुनते हैं, मतलब हमने अंधेरा चुन लिया। कई बार हमने शॉर्टकट चुनते हैं हम, मतलब अंधेरा चुन लिया। कई बार हम दूसरों पर चीजें थोपते हैं, मतलब हमने अंधेरा चुन लिया। कई बार हम जिंदगी में आलसी हो जाते हैं, मतलब हमने अंधेरे को चुन लिया। कई बार हम चीजों को टाल देते हैं, मतलब हमने अंधेरे को चुन लिया। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। उदाहरण देने के मतलब नहीं है, आप सभी समझ रहे होंगे। यहां तो आप सबने बोल दिया अंधेरे और प्रकाश में से आप प्रकाश को चुनेंगे। यहां तो बोल दिया कि प्रकाश को चुनेंगे। आप जिंदगी का एनालिसिस कीजिएगा। कई बार आपने अंधेरे को चुना है। अब आप फिर से अपनी जिंदगी का एनालिसिस कीजिए कि आपने कब कब और कितनी बार अंधेरे को चुना है। आप अंधेरे को चुनेंगे तो आपकी जिंदगी में उजाला कहां से आएगा मेरे दोस्त? आप अंधेरे को चुनेंगे तो जिंदगी में प्रकाश कहां से आएगा? बात अंधेरे और प्रकाश की नहीं है दोस्त। आप अपनी जिंदगी के अंदरूनी हिस्सों में झांक के देखिए, क्योंकि ये आंतरिक नियम है। ये आंतरिक नियम कहेंगे आपसे कि तुमने चुना तो अंधेरे को था।
अंधेरे और प्रकाश में से अंधेरे को चुना था, लेकिन यहां बोला क्या तुमने? प्रकाश। इसका मतलब क्या है कि तेरा बेल्ट और बकल अलग अलग है। अलग अलग बेल्ट और बकल हो जाए, टूट जाए, तो कभी बेल्ट टाइट नहीं होगा साहब, नाड़े से काम चलाना पड़ेगा। अंधेरे पे प्रकाश को चुनिए। मैं स्वयं प्रकाश हूं। हर आदमी यहाँ जो बैठा हुआ है सब इनलाइटेंड है, स्वयं प्रकाश है। और अंधकार कभी मेरे लिए नहीं था। वह मेरी आत्मा के प्रकाश को कभी भी ढक नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। बिल्कुल सर। डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल एक चीज बता दीजिए कि अब मतलब क्या अंधेरा है और क्या प्रकाश है, समझ गए होंगे। अब आप अंधेरे को चुनेंगे कि प्रकाश को चुनेंगे? प्रकाश को चुनेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 3 उदाहरण मैंने दिए, अब इसको समझना होगा, 3 में ही समझ जाए। बराबर। अगला पॉइंट है एक योद्धा भावना के साथ जीना। ये बात ही शुरू हुई थी शतरंज से, ये टॉपिक। हाथी, घोड़े, पैदल, मंत्री, राजा। तो एक योद्धा भावना के साथ जीना है। एक योद्धा की भावना के साथ जीना कैसी भावना के साथ जीना है? योद्धा भावना के साथ जीना है। जब प्लान दिखाने की बारी आ रही हो और आप अपने अपलाइन को याद कर रहे हो, गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अगर आप अपने बिजनेस की अभी शुरुआत कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ये बिजनेस का हिस्सा है, एक पार्ट है। लेकिन आपको इस बिजनेस में 6 महीने हो गए, महीना हो गए, अभी भी आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, आप योद्धा की जिंदगी नहीं जी रहे। आप योद्धा की जिंदगी नहीं जी रहे साहब। योद्धा के जिंदगी के विपरीत जिंदगी क्या होती है? वो कायरों की जिंदगी होती है, हारने वालों की जिंदगी होती है। ये आंतरिक नियम आप फॉलो करें। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बाहरी नियम तो डंडे से ही फॉलो करने हैं ना। लेकिन यहाँ कोई डंडा लेके आपके पीछे नहीं पड़ा है, कोई आपका चालान काटने वाला यहाँ नहीं है। आपको खुद ही ये सारी चीजें फॉलो करनी है। आप लोग तो ये मुझे बतलाइए कि इस दुनिया में जो लोग आंतरिक नियमों को फॉलो करें तो वो क्या जिंदगी में कभी असफल हो सकते हैं? क्या हो सकता है? एक आध आदमी थोड़ा बोलते रहिए। नहीं सर, नहीं सर। क्या वो कभी और जो नहीं फॉलो करें क्या वो कभी संपन्न हो सकते हैं? क्या वो कभी समृद्ध हो सकते हैं? क्या वो कभी धनवान बन सकते हैं? क्या वो कभी कामयाब हो सकते हैं? अरे डंडे वाले नियमों से तो जिंदगी की सुविधाएं चलती हैं, पर आंतरिक नियमों को फॉलो करने से आप दुनिया में बादशाह बन सकते हैं। आप कायरों की जिंदगी जीना चाहते हैं या एक योद्धा की? आपको डिसीजन लेना है। अपना वजन अपने कंधे पर उठा के आपको जीना है साहब, उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। अपना वजन और अपने कंधे को ऐसे खींचे। वो एक गाना आप लोग सुनते हैं हमेशा, मैं तैयार हूं, किनका है? उज्जवल पट्टी। पाटनी जी का। देखते हो कैसे वो करते हैं, वैसे अपने सीने और वजन को खींचिए। आप अपना वजन और कंधे खींचे, सीने को खींचे और अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लें। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर कब तक चलाएंगे? जिस दिन वो कंधा नहीं रहा फिर बंदूक कहां पे रख के चलाएंगे आप? मैं खुद के कंधों पर जिसने बंदूक रखना चालू कर लिया वही चैंपियन है। यहाँ तो 1500 का बीवी जो परचेज कर लेता उसको भी हम लोग चैंपियन बना देते।
बॉर्डर पिक्चर याद है आपको? बॉर्डर, थोड़े से सैनिक बचे थे, दुश्मनों ने आधी रात को आक्रमण कर दिया, आधी रात को आक्रमण कर दिया और बहुत सारे सैनिक मरे, थोड़े से सैनिक बचे, लगभग सारे लोग खत्म हो गए। जैसे कि किसी टीम में थोड़े से लोग ही होते हैं और उसमें से भी कई लोग डेड हो जाते हैं, साहब, खत्म हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बॉर्डर फिल्म के नायक ने क्या किया, याद होगा आपको, जिसने भी देखा होगा उस सीन को। जब उसने अपने एम्बिशन को याद किया, अपने प्राणों से अपनी चाहत को याद किया और देश की मिट्टी को याद किया और ठान लिया कि इसमें बचाऊंगा, अकेले उसने चारों तरफ पूरा गोला बारूद भर लिया, डाल लिया, ले ली सबसे भारी बंदूक, अपने कंधे पे उठा ली, सबसे भारी बंदूक जो अक्सर तोप पे रख के चलाया जाता है, उस बंदूक को अपने कंधे पे उठा लिया और सारे टैंकरों को उड़ा दिया। ये जो घटना मूवी में है ना, अपनी जिंदगी में आप इसको उठा लीजिए साहब। जब जब भारी संकट आए ना, देखिए संकट कभी अकेले नहीं आता, एक संकट आएगा, दो आएगा, तीन आएगा। जब भारी संकट आता है ना, सीरीज में आते हैं, अकेले नहीं आते। जब भी एक दो तीन संकट लगातार आते हैं, मैं समझ जाता हूं कि संकटों का सीरीज आने वाला है, आने वाली है। ये नियम है, संकट जब आते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद सीरीज में आते हैं, और उसी तरह लगातार खुशियां भी सीरीज में आती हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये पहले से जान लीजिए आप। कहावत ऐसे नहीं बनी है कि जब ऊपर वाला देता है तो देता है छप्पर फाड़ के, लगातार खुशियां देता है, और जब लेता है तो लेता है छप्पर उखाड़ के। छप्पर को उखाड़ के ले लेगा साहब, आप देखते रह जाओगे। कर्जा, एक साथ कर्जा, बीमारी, धंधे में परेशानी, सब एक साथ आएगी। तो लगातार अगर 72 घंटे में एक दो तीन परेशानी आ जाए तो तैयार हो जाइए, कभी 10 और आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। मेरी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए। पिछले साल अप्रैल की घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हम मुंबई में थे, खबर आई कि मेरे छोटे दामाद को कोरोना हो गया, मुंबई में था। तभी खबर आई कि मेरी बड़ी बेटी के ससुर जी को बहुत भयंकर कोरोना हो गया। मैं समझ गया अब सीरीज आने ही वाली है। पिछले अप्रैल में मैं खुद बीमार था, आप सभी जानते हैं। पिछले अप्रैल में मैं उतना ठीक तब तक नहीं हुआ था। तभी खबर आया कि मेरे साले को कोरोना हो गया, तभी मेरे भतीजे को कोरोना होने की खबर आ गई। अब मैंने अपने कंधे पर बंदूक उठा ली, पहली फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली पहुंचा। सबसे पहले बड़ी बेटी को उसके ससुराल के पास, जमशेदपुर में उसका ससुराल है, वहां भेजा। दामाद, साले साहब, भतीजे, सभी को यहीं से बैठे बैठे सबका इलाज शुरू कराया। मुझे सब डरा रहे थे कि आप तो पहले से बीमार हो और अभी बीमार लोगों को पहले कोरोना होता है। लेकिन मैं अखंड खड़ा हो गया। मुझे एक ही बात समझ में आ रही थी कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। और तब तक मेरी छोटी बेटी को भी कोरोना हो। मेरे घर में मैं और मेरी वाइफ के अलावा सब बीमार। मेरे को समझ में आ गया ये संकटों की सीरीज है। कहीं वहीं से हमने अपने कंधे को मजबूत किया, अपना सीना चौड़ा किया और बंदूक को उठा ली अपने कंधे पर। मैंने अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर दी। माइंड को पहले प्रोसेसिंग किया, फिर उसकी प्रोग्रामिंग दे दी कि चाहे कुछ भी हो जाए तू बीमार नहीं होगा, तू कमजोर नहीं पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि इनको ठीक कराएगा कौन? अंदर से ताकत मिलती है प्रकृति में। जब आप अपने कंधों पर बंदूक उठा लेते हैं तो प्रकृति आपको मदद करती है, आपको ताकत से भर देती है। जैसे ही आपने अपने माइंड को ये कमांड दे दिया ना, अभी चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने कंधे पर बंदूक उठा के खड़ा हूं, ऐसे ही अपने ग्रुप के लिए, अपने टीम के लिए खड़े हो होंगे ना। जिस दिन आप खड़े होंगे, अपने लोगों के लिए खड़े होंगे, अपनी कंपनी आरसीएम कंपनी के लिए खड़े होंगे, जिस दिन अपने एम्बिशन के लिए खड़े होंगे, जिस दिन अपने सपनों के लिए खड़े होंगे, मजा आ जाएगा। उठा लीजिए, अपनी सारी ताकतों को अपने कंधे में जुटाइए, अपने कंधे के ऊपर सारी ताकत को जुटाइए। जितना आप लाद सकते हैं कंधे पे लाद लीजिए। अपने कंधों पर जो खड़ा हो गया दुनिया, उस सबसे ज्यादा तालियां उसको देती है साहब। आज तक आपने सुना होगा कि अपने पैरों पर खड़ा होना, आज मैं आप लोगों को नया दे रहा हूं, अपने कंधों पर खड़ा होइए, अपने कंधों पे। और जो जिम्मेदारी से भागता है दुनिया, उसको भगोड़ा कहती है। और जिसने खुद ने जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली, वही चैंपियन। उनका लाखों लोगों के बीच सम्मान होता है। जिम्मेदारी से भागना नहीं है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा के चलना है। अपने अपने परिवार की, अपने टीम की जिम्मेदारी, सब चीज उठा के आपको आगे बढ़ना है। आर यू रेडी? आप सब तैयार है साहब? यस सर। जी यस। तो एक गाना सुनिए। दोस्तों तो अपने जवाबदेही अपने कंधे पे ही आपको उठाना है। दुनिया में आरसीएम में कुछ भी बड़ा हासिल करना है हमको, तो हमको कुछ ना कुछ प्रयोग करना होता है, करना पड़ेगा। कोई ना कोई युक्ति लगानी होगी, कोई ना कोई तरीका लगाना होगा, कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो बड़ा कुछ हासिल नहीं हो सकता। और अगर इन सारी चीजों के बिना भी, इन सारी चीजों को किए बिना भी, अगर आपकी ये सोच है नहीं सर मुझे तो कुछ बड़ा करना ही है, तो काफी टाइम लगेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। देखिए, आप देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे हो जाइएगा। अगर इस तरह से कीजिएगा बिना सिस्टम के, तो बुढ़े हो जाइएगा सफलता पाते पाते। और थोड़ा सा जैसे अभी आप कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टम को अपनाइएगा, तो आप इस तरह से चल सकते हैं। टुकुर टुकुर अपना चल, मतलब रुकना भी नहीं है, और उसको हम न रुकना कर सकते हैं न चलना कर सकते हैं। मरियल अंदाज में बिजनेस चले, आप मरियल अंदाज में चलिएगा तो बिजनेस भी आपका मरियल अंदाज में चलेगा। लेकिन इस बिजनेस को अगर आप दौड़ना चाहते, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या? प्लांट करना पड़ेगा, पौधे लगाने पड़ेंगे। कौन सी, किस चीज के पौधे लगाने पड़ेंगे? बिगिनर्स के और डायमंड के। एक नारा है, यहाँ सबको दोहराना है इसको। आरसीएम बिजनेस में होना है आबाद, तो बिगिनर, पिन और डायमंड क्लब को हमेशा रखना याद। एक बार दोहराइए कोई आदमी, 2-4 आदमी। आरसीएम बिजनेस में होना है आबाद, तो बिगनर पिन और डायमंड क्लब को रखना है हमेशा आबाद। यस। अगर बिगिनर पिन और डायमंड क्लब को नहीं बनाया बुनियाद, तो होगा बहुत सारा समय बर्बाद। अगर बिगनर पिन और डायमंड क्लब को नहीं बनाया बुनियाद, तो होगा बहुत सारा समय बर्बाद। बहुत सारा समय होगा बर्बाद।
इसको समझिए और करना क्या है। सबसे पहले खुद डायमंड क्लब और बिगिनर पिन ने अचीव कीजिए और फिर अपने टीम के हर लेग के 5 टॉप डिस्ट्रीब्यूटर को, सिर्फ 5 टॉप डिस्ट्रीब्यूटर को ये सिखा दीजिए, यही फॉर्मूला, कि वो भी अपने हर लेग में 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ यही काम को आगे बढ़ाते रहे। 5 बिगिनर 5 डायमंड, हर आदमी अपने हर लेग में खड़ा करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एक सेकंड। देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रुप आप देखते हैं लैपटॉप पर, मतलब वेबसाइट पर या क्या बोलते हैं उसको हसीब भाई, ऐप पर क्या बोलते हैं? एयर ग्रुप में ना, एयर ग्रुप। हाँ योर ग्रुप बोलते हैं, लेकिन योर ग्रुप में जी, योर ग्रुप में अगर कभी हमको अब भूल गए हैं आप लोग, अभी चूंकि ग्रुप हम लोग उसको बोलते हैं ट्री व्यू। ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़। पेड़ कहाँ से खाना खाता है? नीचे से, जमीन से, जड़ों से। तो देखिए क्या है, अगर आपको जिंदगी में रॉकेट, अभी तो आपने 3 देख लिया, एक बूढ़ा हो गया काम करते करते, एक आदमी मरियल अंदाज में इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, एक दौड़ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को रॉकेट की स्पीड से चलाना चाहते हैं, अपने दोनों लेग के डेप्थ में काम करें, अपने दोनों लेग को मजबूत करें। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्री है, वो ट्री खाना जमीन से खाता है साहब। रूट्स हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। भले हम ऊपर से खाते हैं, लेकिन पौधे क्या है, हमारा जो ट्री है, हमारा जो ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्री। और कोई भी ट्री अपने जड़ से भोजन लेता है, पानी लेता है, सब चीज जड़ से लेता है। जड़ पे पानी दें, जड़ पे खाद दें। जड़ पे जब आप करेंगे तो आपका जबरदस्त काम होने वाला है, और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, अगर करेंगे तो क्या होगा? जड़ पे काम करेंगे तो इसी तरह से आपका ट्री बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा ही नहीं। एक एक करके ब्रांच निकल निकल के इस गांव से उस गांव में, इस शहर से उस शहर में, इस स्टेट से उस शहर में, उस मजबूत वृक्ष के ब्रांच निकल निकल के चलते रहेंगे और एक दिन बन जाएंगे इस तरह से। आपका जो ग्रुप है इस तरह से विशाल ट्री बन जाएगा, जिसके नीचे खुद ब खुद लोग उसकी छांव में आने लगेंगे साहब। आपको खोजना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है? देखिए सबसे आगे वाला जो बंदा है, उसने ये पूरे सिस्टम को कहाँ उठा के रखा है? अपने सर के अपने ऊपर उठा के रखा है। सिस्टम को अपने ऊपर उठा के रखा है, पूरा भार सिस्टम का अपने ऊपर लेके रखा है। तब ऐसा होगा साहब, तब ऐसा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? आप बड़े से बड़ा ट्री भी बना लिए, पतझड़ आना ही आना है। अगर आप जमीन में पानी नहीं दे रहे हैं, खाद नहीं दे रहे हैं, तो पतझड़ आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और बड़े से बड़े टीम को हमने देखा है इस तरह से खत्म होते हुए। देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। जड़ को मजबूत नहीं करने पे ऐसा ही होता है साहब। और ये जो पत्ते गिर रहे हैं ना, ये पत्ते अपने आप से सवाल करते हैं, व्हाई डू आई फेल? ये गिरे हुए पत्ते क्या कर रहे हैं? समाज में गलत उदाहरण बन रहे हैं साहब। साइड इफेक्ट क्या हो रहा है इसका? गलत उदाहरण ज्यादा बन रहे हैं।
सही उदाहरण ज्यादा नहीं बन रहे हैं। कौन उदाहरण ज्यादा बन रहे हैं, सही या गलत? गलत सर, गलत उदाहरण ज्यादा। आप जिधर जाइएगा उधर इस तरह के गिरे हुए पत्ते आपको टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे। माहौल भी खराब हो रहा है उससे। गलत उदाहरण ज्यादा बन रहे हैं। हम अच्छा उदाहरण ज्यादा बनाएंगे तो समाज हमारे काम को मान्यता देगी, सामाजिक मान्यता मिलेगी हमारे काम को। अभी समाज में हमारे काम की मान्यता क्या है? फालतू काम है, ये है, वो है, कुछ नहीं होता। ये हम सबके कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदेही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को सपोर्ट कर उन्हें सफल बनाएं और समाज में जो हमारे काम की मान्यता बन गई है उस मान्यता को बदलें। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हम सब मिलके ऐसा कर पाएंगे और एक दिन हमारे काम को सामाजिक मान्यता हम जरूर दिलाएंगे। और इसके बाद एक दिन हर पिता अपने बच्चों से कहेंगे, बेटा कुछ करना चाहे नहीं करना, आरसीएम बिजनेस जरूर करना। करना क्या है साहब? आज जब हम फील्ड में जाते हैं तो ये जो गलत उदाहरण जो हमने भूतकाल में पैदा कर दिए हैं, हम ही ने पैदा किए हैं, ये भूत बनकर हमारे पीछे पड़ जाता है साहब। जिस एरिया में जाइए, जिस गांव में जाइए, ये सब हमारे बीच भूत बन के पीछे पड़ जाते हैं। लोग बोलेंगे मैंने भी किया था, उसने भी किया था, उसने तो कई कई कंपनी की, कुछ नहीं हुआ। समाज में आज सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों के उदाहरण बड़े पड़े हैं। भले ही हम अपने वजह से असफल हुआ हो, उसने जुड़कर कुछ नहीं किया हो, लेकिन समाज में ऐसे उदाहरण ज्यादा हैं। इसके लिए हमें कमर कसना होगा, अपने काम में बदलाव लाना होगा। जो भी आपके साथ जुड़ते हैं वो सब सफल होना चाहते हैं, उनको सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं बनाएंगे तो गलत उदाहरण पेश होंगे। जितने भी लोगों को हम ज्वाइन करते हैं तुरंत उनके लिए काम करने की जरूरत है, और आप तुरंत उनके लिए काम नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, जिस वजह से उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। धक्का देने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं करते। तो करना क्या है, उनको भी, जिनको भी आपने ज्वाइन कराया है, 48 घंटे के अंदर उनके घर जाइए, गुलाब का फूल घर लेके जाइए, उनका वेलकम कीजिए। हालांकि डिटेल में भी मैं बात करूंगा क्या क्या करना है, 6 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। उनके पूरे परिवार का वेलकम कीजिए। नए लोगों को मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है। हम लोगों को जोड़ के छोड़ देते हैं, छोड़िए मत, उनका 5000 बीवी करवा दीजिए। मतलब उनको 10% पे तो सभी हैं, लेकिन जिनको आपने ज्वाइन करा उनको पहले महीने में ही 12% पे पहुंचाइए। उनकी खुद की 1000 बीवी हो गई और कुछ लोगों को उनके नीचे ज्वाइन करा के उनका 12% कीजिए। कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा आपको। इस फार्मूला को पक्का कीजिए, पक्का कर लीजिए, नहीं तो नेगेटिव हो जाएंगे लोग, उसको मच्छर काट लेगा। समझ लीजिए आप। वेलकम मीटिंग में उनसे कहिए कि आपने अभी आरसीएम ज्वाइन किया है, हम और आप मिलके बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि इसी महीने आपको कमीशन भी मिले। इसके लिए आप अपने कुछ लोगों की लिस्ट बनाइए, अपने घर पर उन लोगों को आमंत्रित कीजिए। हम होम मीटिंग आपके घर पर करेंगे, उनका लिस्ट बनवाइए, उनके साथ 5 होम मीटिंग कीजिए। 5 होम मीटिंग किसी के लिए भी कर दीजिए, आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बाकी वो करेंगे अपना। देखिए उनका खुद 1000 बीवी होगा और हम 5 मीटिंग, 1 होम मीटिंग भी कर देंगे तो 4 लोग जुड़ जाएंगे, 5000 बीवी हो जाएगा। ये बहुत आसान है दोस्त,
हमने इसको मुश्किल बना के रखा हुआ है। और जैसे ही उनका 12% हो गया, उनका सेलिब्रेशन कीजिए। हम बड़े लेवल सेलिब्रेट करते हैं, छोटे लेवल को भी सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। समझ में आ रही मेरी बात? जी सर जी। नए डिस्ट्रीब्यूटर को 6 टीके लगवाने पड़ते हैं साहब। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको टीके लगवाने पड़ते हैं, 6 टीके। नए डिस्ट्रीब्यूटर को 6 टीके लगाने पड़ते हैं। लगवाने पड़ते हैं कि नहीं लगवाने पड़ते? जी सर, जब बच्चा पैदा होता है तो लगाना पड़ता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए सबसे ज्यादा दुखी हैं सर। हमारे लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, टिकते ही नहीं। ये आने और जाने का सिलसिला इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि जन्म दर भी उतनी और मरण दर भी उतनी, इसलिए आते हैं और चले जाते हैं। पहले क्या था? पहले अपने देश में जन्म लेने वाले काफी बच्चे मर जाते थे। कोई टिटनस से मर जाते थे, कोई कालाजार से मर जाते थे, कोई चेचक से मर जाते थे, और न जाने कितनी बीमारियों से लोग, बहुत ज्यादा बच्चे मर जाते थे, कुपोषण का शिकार हो जाते थे। फिर भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने जिन लोगों से बच्चे मर रहे थे उन लोगों का टीका बच्चों को लगवाने का कार्यक्रम चला। फिर मृत्यु दर घटी और जन्म दर और मृत्यु दर में बैलेंस क्रिएट हुआ। तो हमारे बिजनेस में भी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच सही बैलेंस रखना है। तो जन्म लेने वाले बच्चों को जो टीके लगवाने पड़ेंगे, जिन परिस्थितियों की वजह से वो मरते हैं, वो टीके उस हिसाब से लगाने पड़ेंगे। तो नए लोगों को वो टीके लगवाने पड़ेंगे ताकि उनको वो बीमारी नहीं घेरे। जैसे नए बच्चों को बीमारियां ज्यादा लग सकती हैं, वैसे ही नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी बीमारियां ज्यादा लग सकती हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कामयाबी की हदों पर को आप पार करना चाहते हैं, एक अच्छी टीम मेंटेन करना है आपको, एक जबरदस्त टीम बनानी है आपको, तो उनको टिका के रखना है। और टिका के रखना है अगर आपके लोगों को, तो उनको 6 टीके लगवाने पड़ेंगे। नए डिस्ट्रीब्यूटर तभी टिकेंगे। और कोई बच्चा अपना टीका खुद लगवाता है क्या जी? कोई बच्चा अपना टीका अपने खुद लगवाता है? नहीं सर। कभी कोई बच्चा मिला जो कहे कि मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे टीका लगवाओ ना, मुझे टीका लगवाओ ना? ऐसा कोई बच्चा नहीं है दोस्त। आपने भी राजी खुशी थोड़े ना लगवाई हो। इस दुनिया में कोई भी टीके राजी खुशी नहीं लगवाता। वैसी ही परंपरागत तरीका है, माँ हाथ पकड़ती है, बाप टांग पकड़ता है और डॉक्टर को कहता है घुसेड़ दी। ऐसा ही होता है ना जी सर। घुसेड़ दे। इस बिजनेस में भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को टेका ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। लेकिन टीका वो लगा सकता है जिसने खुद ये टीका लगवाया हो। वही टीका लगा सकता है जिसको लगा हो ये टीका। इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूं वो 6 टीके, जिससे आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या जाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या के अनुपात में कहीं ज्यादा हो जाएगी और टीम में आपके लोग टिकेंगे। पहला टीका क्या है साहब? कि सपनों का, उसके सपने का, उसके ड्रीम बिल्ड कीजिए, उनके सपने का निर्माण कीजिए, उनके सपने को लिखवाइए उनसे, और उसको दीवार में कहीं चिपका दी, तब होगा, ऐसे नहीं होगा।
ये अटक गया थोड़ा सा। ओ ये अटक गया थोड़ा सा, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा इसको मैं ये करके करता हूँ। छह टीके, नए डिस्ट्रीब्यूटर को 6 टीके लगवाने पड़ते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसको टीके लगवाने पड़ते हैं। पूरी नेट ये नहीं बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है सर, आगे आ रहा है ना स्टेप। बढ़ा था, बढ़ा तो था, दूसरा तीसरा भी आया। हाँ आया दूसरा। आता है और चला जाता है। तो बोल दीजिए सर, ऐसे ही 6 टीके तो अपन लगा ही ले आज। ऐसे नहीं होता है। चलिए टाइम है, 6 टीके पे चर्चा अगले दिन कर लेंगे। ये तो एक दिन मौका बीच में मिलता है, देख लेंगे, उसमें कर लेंगे। इसको मैं चाह रहा था कि इस सप्ताह में इसको खत्म करूं। तो थैंक यू। टीके लगना जरूरी है सर। पहला टीका जो है इस बिजनेस में आपके साथ जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं, उनको 7 दिन के अंदर ये टीका लग जाना चाहिए। और उससे मतलब उस टीके का नाम क्या है, सपनों का निर्माण करना है उनका, और उस सपने को लिखवाना है और उसको चिपका देना है। पेस्ट द पोस्टर ऑफ ड्रीम, दीवालों के ऊपर उसके सपनों का पोस्टर चिपकना चाहिए। और उसके ऊपर उसके अपलाइन द्वारा डेट और टाइम, कब वह अचीव करेगा, ये गोल सेटिंग उसकी हो जानी चाहिए 7 दिन के अंदर। देखिए आप किसी को भी इस बिजनेस में लाए हैं, वो भी कुछ करने आया है और आपने भी बहुत वादा करके उस बिजनेस में लेके आए हैं। तो 7 दिन के अंदर नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास आरसीएम में जुड़ने की वजह होनी चाहिए, दीवार पर उसका पोस्टर होना चाहिए और इस पर डेट और टाइम लिखा होना चाहिए कि मैं इस वजह से आरसीएम में आया हूं और ये वजह इतनी तारीख को पूरी हो जाएगी, 7 दिन के अंदर ये होगा, तब उसको जिंदगी में 2 साल की आरसीएम में टिकने की ताकत मिलेगी। 2 साल। जब जिंदगी में कोई करार ही नहीं होता, प्रकृति से कोई सौदा नहीं होता, प्रकृति से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई आपकी चाहत नहीं होती, कोई डिजायर नहीं होती, बिना किसी कारण के सिर्फ किसी के प्रभाव में बिजनेस में आ गए आप, सिर्फ किसी के प्रभाव में आ जाएं और कोई चाहत नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। तो दीवार पे पोस्टर चिपका हुआ नहीं हो तो इस डिस्ट्रीब्यूटर को मरने की संभावना ज्यादा है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 7 दिन के अंदर इसकी गोल सेटिंग हो गई, उसके दीवालों पर उसके सपनों के डेट और टाइम डाला गया, तो आप मुझे बतलाइए इसके टिकने की संभावना कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी साहब, ज्यादा होगी सर, ज्यादा। क्योंकि मैं जिस दिन इस बिजनेस में आया था,
मेरे पूरे घर के दीवारों पर मेरे हर सपनों का पोस्टर था, सब पर डेट और टाइम डाली थी। मैंने तो शांति निकेतन में भी चिपका दिया था साहब। शांति निकेतन समझ रहे हैं ना आप लोग? जी जी। शांति निकेतन में भी चिपका दिया था, ताकि मैं वहां भी शांति से न बैठ पाऊं। क्योंकि जिंदगी में दौड़ाने का काम होना चाहिए, दौड़ने का काम होना चाहिए। किसी को भी दौड़ने का कारण चाहिए। लोग मुझे कहते थे, तुमने नाई की दुकान क्यों बना रखी, अपने घर में क्या ये सब बकवास लगा रखा है हर दीवार। मैं बोलता था कि चिपका मैंने रखा है, जल तुम्हारी क्यों रही है? अरे जलनी मेरी चाहिए, तुम्हारे क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने लगा ही रखा है इसीलिए कि मेरी जलती रहे हमेशा 24 घंटा। जिंदगी में जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पहला टीका लग गया, मेरे लगा हुआ था, इसलिए मैं जिंदगी में कभी निगेटिव नहीं हुआ। बहुतों को लगा हुआ है, कभी ये बिजनेस छोड़ा नहीं। हजारों अपलाइन में कमियां हो, लेकिन मैंने हमेशा अपनी तरफ देखा। 1000 डाउनलाइन में कमियां हो, लेकिन मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया। 1000 चीजों में कमी हो, मेरे को मेरे सपने के अलावा कुछ नहीं दिखता। क्योंकि 7 दिन जिसको मलेरिया का टीका लग गया ना, उसको लबेरिया कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही लोग ज्वाइन करें 7 दिन के अंदर उसको टीका लगवाइए। पहला टीका लग गया तो समझ लीजिए कि टिकने की संभावना बढ़ गई। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा होगा। पहले टीके का नाम है सपनों का निर्माण कीजिए, उसको लिखवाइए सपने, उसको चिपकवा दीजिए। 7 दिन के अंदर उसका गोल सेटिंग हो जाना चाहिए। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आए और गए, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मतलब वो आए ही क्यों आरसीएम बिजनेस। तो जो भी आपके साथ ज्वाइन करे, उनके 7 दिन के अंदर पहला टीका लगा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि साहब व्यापार उसका देखिए क्या है कि मूंगफली का बिजनेस भी कितना बड़ा बिजनेस होता है, छोटा सा बिजनेस होता है, एक ठेले से चल जाता है। अरे मूंगफली के ठेले वाला भी नारियल फोड़ता है, पूजा करता है, लोगों को बुलाता है, धूमधाम से अपने बिजनेस की शुरुआत करता है। दुनिया में कोई भी काम शुरू होता है तो लड्डू बांटता है आदमी। और हमारा बिजनेस ऐसा क्या बिजनेस है जिसमें आदमी डरा डरा शुरू करता है, डर डर के शुरू करता है, छुपा छुपा के चालू करता है, छुप छुपा के चलता है कि किसी को पता नहीं चल जाए, किसी को पता नहीं चल जाए, और इसलिए वो लोग कामयाब नहीं होते। यही कारण है कि लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं होते। अरे बजाओ ढोल नगाड़े, अनाउंसमेंट करो, उनके घर पर आरसीएम बिजनेस की ओपनिंग सेरेमनी कीजिए, उनको बोलिए कि उनके जितने रिश्तेदार हैं उनको बोलें, सबको बुलाएं, दे दीजिए अपने भाई बंधुओं को न्योता, बुला लीजिए जितनों को आप बुला सकते हैं। क्योंकि आपकी रीति रिवाज के हिसाब से फोड़ेंगे नारियल, करेंगे आपके बिजनेस की शुरुआत। उनको इसको कहते हैं दूसरा टीका। पहला तो हो गया कि उनके सपनों को चिपका दिया, अब उनके घर पे नगाड़े बजने का टाइम आ गया, बुला लीजिए उनके लोगों को। क्योंकि आपके घर पर बिजनेस की ओपनिंग सेरेमनी करेंगे, उनको बता दीजिए, फीता काटेंगे, बिजनेस की शुरुआत करेंगे। दूसरा टीका, 2 टीके लग गए, तीसरा टीका अपने आप लग जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी में, पूजा में आपके लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, आपके पड़ोसी आएंगे। जब लोग आएंगे लड्डू खाने तो लोग देखेंगे कि ये क्या है, ये हर जगह ये क्या चिपका के रखा है। वो बोलेंगे मिलेगा मिलेगा भाई, सबको मिलेगा। अभी मेरे बिजनेस पार्टनर आएंगे, वो सबको बताएंगे ये क्या चिपका रखा है। क्योंकि चिपका तो पहले दिया, अब आ रही है जनता, तो तीसरा टीका अपने आप लग जाएगा। और वो क्या है
होम मीटिंग अपने आप लग जाएगा। तीसरा मीटिंग ऑटोमेटिक लग जाएगा उनके घर पर, होम मीटिंग, प्रोडक्ट का डेमो। उनके यहाँ पर पोस्टर चिपक गया, प्रकृति से एग्रीमेंट हो गया, उनका गोल सेटिंग हो गया, ओपनिंग सेरेमनी में लोग को बुला लिया लड्डू खाने के लिए, और जब लोग लड्डू खाने आ गए तो अब होम मीटिंग होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, सो बताइए साहब। होगी सर। तो तीसरा होगी सर। टीका भी लग गया। उनके घर पर 20-25 लोगों की होम मीटिंग हुई, और आप लोगों से पूछता हूं, उनके घर पे 20-25 लोगों की होम मीटिंग हो गई, तो उनमें से 4 लोगों की ज्वाइनिंग होगी कि नहीं, उसमें से 4 लोग बिजनेस शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर। करेंगे सर, करेंगे। अरे जब उनके साथ 4 और लोग बिजनेस की शुरुआत कर पाएंगे, तो तीसरे टीके के साथ चौथा टीका भी लग गया साहब, फर्स्ट पे आउट। तीसरे टीके के बाद चौथा टीका अपने आप लग गया, उसका पहला पे आउट बन गया, पहला कमीशन बन गया। चौथा टीका उसका कमीशन बनना चाहिए, उसका कमीशन बनना चाहिए, और जिसके पहला या दूसरा महीने में कमीशन बन गया, उसके टिकने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। वो 100% टिकेंगे ही टिकेंगे। जिंदगी में किसी इंसान की गोल सेटिंग हो गई, उस इंसान के घर पे बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी हो गई, उसी के बहाने होम मीटिंग हो गई, उससे उनका पहला कमीशन आ गया। अरे जिसके ये 4 टीके लग गए, घर में पैसा आ गया, उसके टिकने की संभावना 100% हो गई। अब पांचवा क्या करना है हमको? उस बंदे को सभी टूल्स से आप एकदम अपने उनको सारे टूल्स से आप लेस कर दीजिए, सारा टूल्स उनको दिला दीजिए, प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक, क्वालिटेटिव बुक, डायमंड लाइट बुक, सारे प्रोडक्ट के बुक, हेल्थ गार्ड, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ट, हरित संजीवनी, गुड डॉट, जितने भी कंपनी के टूल्स हैं सबसे उसको लेस कर दीजिए, सारे टूल्स उनको दिला दीजिए, उनको समझा दीजिए उसको कैसे यूज किया जाता है उस टूल्स को। उनके मोबाइल में जितने भी आलतू फालतू चीज है सबको डिलीट कीजिए, उनके मोबाइल में जरूरी वीडियो डाल दीजिए और ऑडियो डाल दीजिए, सतीश जी के सारे वीडियो डाल दीजिए, सारे ऑडियो डाल दीजिए, सब चीज बाकी डिलीट कर दीजिए। जितने भी कंपनी के टूल्स हैं सब उनको दिला दीजिए, लेस कर दीजिए, सारे टूल्स उनको दिला देंगे तो ये पांचवा टीका है। उनको सारा टूल्स दिला के कमांडो बनाइए, उनको एक एक टूल्स से फुल्ली लोडेड कर दीजिए, उनके बैग में ये सारे टूल्स होने ही चाहिए। जिनके ये 5 टीके लग गए, बताइए वो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? टिकेंगे। टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? टिकेंगे सर। अब क्या करना है? अंतिम छठा टीका, और जिसके ये 5 टीके लग गए उनको ये छठा टीका लगा दीजिए, बेसिक्स, उनको बेसिक सिखा दीजिए। 100% प्रोडक्ट यूज करना सिखा दीजिए, क्या इसके फायदे हैं सिखा दीजिए, प्रोडक्ट को लोगों को बताना सिखा दीजिए, लिस्ट बनाना थोड़ा बहुत सिखा दीजिए, इनविटेशन करना थोड़ा बहुत सिखा दीजिए, फॉलो अप करना थोड़ा बहुत सिखा दीजिए, और जो उनके साथ जुड़ते हैं उनका स्टार्टअप करना सिखा दीजिए, और हर जगह उनको ये आश्वासन दीजिए, मैं हूं ना, मैं आपके पास साथ हूं। इस तरह आप हर नए लोगों के साथ करेंगे, हर बंदे जो आपके साथ जुड़ेंगे उनको आप ये 6 के 6 टीके लगाते जाएंगे, तो 100% जो भी लोग आएंगे तो 80 लोग टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? बतलाइए मुझे, इसमें से 80 लोग टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? ये 6 टीका सर। बिल्कुल सर। तो जिसके टीके लगेंगे वो टिकेंगे, और जिसके टीके नहीं लगेंगे उनको जाना होगा, आप नहीं रोक सकते। बिना टीके लगे तो बच्चे भी नहीं बचते साहब, डिस्ट्रीब्यूटर कहां से बचेंगे? इसके लिए आज के बाद टीम बनानी है, और मजबूत टीम बनानी है तो सबसे पहले खुद के लिए खुद टीके लगवाइए साहब। जब तक खुद नहीं लगाएंगे तो आप दूसरे को नहीं लगा पाएंगे।
पहले खुद लगवा लीजिए और फिर खुद के लगवाने के बाद अपने सारे लोगों को लगवाइए, क्योंकि अधिकतर लोग आपके टीम में वही होंगे जिनको ये 6 टीका लगा हुआ नहीं होगा। सोचिए आपके टीम में 50 लोग हैं और आज तक टीके नहीं लगवाए, तो आपकी टीम में कितनी होम मीटिंग फिक्स हो जाएगी? 50 होम मीटिंग फिक्स हो गई। मरे से मरे लोगों के घर में भी होम मीटिंग में 5-5 लोग आ ही जाते हैं साहब, तो 250 लोग हो गए। 250 में कितने लोगों की ज्वाइनिंग की संभावना है? कितने लोगों की संभावना है? कितने लोगों की संभावना है 250 लोगों की होम मीटिंग हो जाए? मिनिमम 50। मिनिमम 50। 50 तो हो गया ना काम आगे बढ़ गया ना। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? तो आप खुद को और अपने टीम को टिकवाने के लिए टिकवाना चाहते हैं तो खुद भी पहले टीका लगाइए, फिर अपने टीम के सारे लोगों को टीका लगवाइए। और आज की बातचीत हम यहीं रोकेंगे। थैंक यू। जय आर